हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और इसमें अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सुमित्रा नंदन पंत, और इसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके थे। आज हम सेकेंड लेक्चर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो नौका विहार कविता है ना वो हमने पढ़ ली थी, मतलब पूरी नहीं पढ़ी थी। उसके दो जो पद थे हमने कर लिए थे। आज हम उसके जो बाकी के पद है ना उसको कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों ऐसा है कि जो सुमित्रा नंदन पंत है, ये आपका जो काव्य खंड है ना बहुत लेंदी है। आप खुद भी देखते होंगे, आपको पता चलता होगा कि चाहे हमने जयशंकर प्रसाद पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त पढ़ा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत पढ़ा है, सब इतने बड़े बड़े हैं कि उनको एक घंटे में निपटाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि व्याख्या करते हैं ना, तो व्याख्या पहले तो अर्थ देखना पड़ता है, फिर उसका हम उसी कविता की व्याख्या करते हैं, फिर वो जो लिखित रूप में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, ये 4 स्टेप से होकर हमें गुजरना पड़ता है। तो ये सारी चीजें देखते देखते थोड़ा सा समय हो जाता है। तो आज हम इस नौका विहार कविता को कंप्लीट कर ही लेंगे। आपके सिलेबस में 3 कविताएं हैं सुमित्रा नंदन पंत की। पहली है नौका विहार, दूसरी है परिवर्तन और तीसरी है बापू के प्रति। और पता है ये तीनों ही बहुत बड़ी बड़ी है। और देखा जाए तो जीवन परिचय के साथ में देखे तो फिर भी 5 लेक्चर तो होने ही है, क्वेश्चन आंसर मिला है तो आज अगर हम नौका विहार कविता करते हैं, फिर कल हम परिवर्तन करते हैं, फिर भी 2 लेक्चर अगले हफ्ते के लिए रह ही जाएंगे, बापू के प्रति और क्वेश्चन आंसर। तो आप सोचिए, मैं कोशिश भी करूँ ना, मतलब पूरा 3 लेक्चर में निपटाने की, 4 में, तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समय मुझे लिमिटेड दिया गया है, उसी समय मुझे पढ़ाना पड़ता है इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपका जो संस्कृत है या काव्य खंड है वो एक्स्ट्रा टाइम में मैं करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यहाँ पर लेक्चर नंबर 2, और इसमें भी हम करेंगे सप्रसंग व्याख्या और वही नौका विहार की। तो बच्चे जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत अपने मित्र मंडली के साथ में गंगा नदी में नौका विहार करने के लिए निकल पड़े हैं। और नौका विहार करते समय वो जो अनुभव कर रहे हैं, और साथ में क्योंकि रात्रिकालीन समय तो आसमान में चांद और तारे दोनों हैं, और चांद की जो रोशनी यानी कि आसमान की जो सुंदरता है वो पानी में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही है। अब कैसे लहरों के साथ वो उनके साथ सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, उस चीज को हमें देखना है, ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए मुझे। नौका से उठती जल हिलोर, हिलोर का मतलब क्या होता है? तरंगे या लहरें। क्या बोलेंगे हम? लहरें। हिल पड़ते नभ के और छोर, नभ यानी आकाश। अब देखिए इसमें कितनी गहराई बताई गई है कि जब नौका से उठती, जब नाव चलती है ना, तो नाव चलती है तो कैसे लहरें ऐसे ऐसे होती रहती है, क्योंकि जो पतवार है उससे पानी को पीछे ढकेला जाता है। जैसे जैसे इस तरह से एक तरफ से कोई ढकेल रहा है, एक तरफ से ऐसे पानी को जो पीछे ढकेला जाता है तो पानी पीछे जाता है और नाव आगे 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 जाती रहती है। आपको पीछे जाना है तो पानी को आगे धकेलिए, आगे जाना है तो पानी को पीछे ढकेलिए, जब जाके नाव जाती है। मैं आज तक भी नाव में नहीं बैठी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा जब देखते हैं तो थोड़ा बहुत पता है कि हाँ ऐसे ऐसा करने से नाव आगे चलती है, पीछे चलती है। अब बच्चों क्या हुआ है कि जो कवि है वो नाव में बैठे हुए हैं, उनकी मित्र मंडली भी बैठी हुई है। वो जैसे जैसे पतवार को पीछे धकेल रहे हैं तो जो पानी की लहरें है ना वो ऐसे 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 लहरें होते हैं। लहरें कैसे होती है? इस तरह से ही होती है, ऐसे 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 उठती है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो पानी की जो लहरें है वो उठ रही है, और साथ में आकाश में जो चांद है या फिर जो तारे दिखाई दे रहे हैं, ये जो तारे हैं वो सारे के सारे इस पानी में चमक, मतलब आपने कभी देखा होगा लाइट भी चल रही है तो अगर पानी जहां पर फैला हुआ है तो लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन पानी में जाता है। अगर पानी हिलता हुआ सा है तो लाइट भी हिलती हुई सी नजर आती है उसमें, और अगर पानी बैठा हुआ सा है तो पानी, वो जो लाइट है वो भी बैठी हुई सी नजर आती है। सेम स्थिति नदी में हो रही है, गंगा नदी में। जब कवि अपनी नाव को हिलाते डुलाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं तो गंगा नदी में लहरें चल रही है। तो वो जो लहरें है ना कैसी लग रही है? जैसे आसमान भी हिल रहा है। कैसा लग रहा है? जैसे आकाश भी हिल रहा है, क्योंकि लहरें हिल रही है और आकाश का प्रतिबिंब, आसमान का प्रतिबिंब जो है पूरा का पूरा गंगा नदी पे आ चुका है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लहरों के साथ में ये जो आसमान है ना वो भी हिलता हुआ सा नजर आ रहा है। तो हिल पड़ते नभ के और छोर, और छोर का मतलब किनारे, दोनों किनारे जो है आसमान के। अब आसमान के किनारे कभी होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, लेकिन गंगा नदी का किनारा है, इसलिए जहां से जहां तक पानी है, यहां से यहां तक का पानी जो है, तो इतना आसमान भी किनारा बना चुका है। ये जो पूरा किनारा है वो हिलता हुआ सा नजर आ रहा है, दोनों किनारे, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल,
ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल, अंतः स्थल का मतलब होता है उसका तल, और नभ का, नभ यानी कि आकाश, ज्योतित का मतलब प्रकाशित, विस्फारित, विस्फारित यानी कि खोलकर, खोलकर, नैनों को, आंखों को, निश्चल कुछ खोज रहे, जल तारक, तारक का मतलब होता है तारे, दल, दल यानी समूह, ठीक है। अब इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जो ऐसा, अब कैसा प्रतीत हो रहा है कि आसमान पूरा का पूरा नदी में हिलता हुआ सा नजर आ रहा है लहरों के अंदर। अब एक चीज और प्रतीत हो रही है कि जो तारे हैं ना वो नदी के अंदर जाकर, मतलब लहरों के साथ में, और नदी के तल में कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि चांद और तारों की जो रोशनी है ना वो पानी के अंदर आ गई है, और चांद और तारों की रोशनी से जो पानी का तल है ना वो कुछ दिखाई, हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चांद और तारे दोनों के दोनों नदी की लहरों में आ गए हैं, और लहरों के अंदर अंदर तक जा जाके नदी के तल में से कुछ खोज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत कवि को हो रहा है। जिनके लघु दीपों, लघु दीपों का मतलब होता है छोटे छोटे दीप, छोटे छोटे दीप, छोटे छोटे दीप क्या होते हैं, जो चांद तारे जो नदी के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, प्रतिबिंब जिनका छाया दिखाई दे रही है, उन्हें कहा गया है छोटे छोटे दीप। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, ओट का मतलब होता है अंचल यानी आंचल, आंचल से, और ओट यानी ढक कर, ढक कर कि अविरल, अविरल का मतलब बिना बिना विरल हुए, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, ये जो लहरें है वो लुक छिप, लुका छिपी जैसे छिपती है, कभी इधर कभी उधर, पल पल, हर क्षण, हर क्षण या प्रतिक्षण, हर क्षण फिरती लहरें, डोलती सी लहरें नजर आ रही है। मल पैरती परी सी जल में कल, रुभले कचों में हो ओझल। तो यहां तक करते हैं पहले कि ये तो समझ में आ गया कि मतलब जो चांद तारे हैं वो लहरों के साथ में जैसे नदी के तल में कुछ खोज कर लाना चाहते हैं, और उनके जो छोटे छोटे द्वीप है वो बहुत ही चंचलता बिखेर रहा है। जो छोटे छोटे द्वीप है, लहरें कैसी चंचल है, लहरें चलायमान है, लहरें कैसी होती है, गतिमान होती है, हमेशा चलायमान होती है, और जो चलायमान होती है वो चंचल होती है। लहरों को चंचल बताया गया है कि चंचल लहरों में जैसे छोटे छोटे द्वीप जले हुए हैं, जैसे छोटे छोटे तारे प्रतीत हो रहे हैं, छोटे छोटे दिए जल रहे हैं। आपको पता है इससे रिफ्लेक्शन आता है, केवल उसकी परछाई नहीं दिखती है, तो तारे ना एकदम टिमटिमा से नजर आते हैं यहाँ पर, ऐसा ऐसा बिल्कुल रोशनी फैलाई हुई सी नजर आती है। इसलिए क्या करें, जो लहरें हैं, लहरों में छोटे छोटे दीप नजर आ रहे हैं, और जैसे जो लहरें हैं ना वो अपने आंचल से, लहरें क्या हो गई, आंचल, और ये जो तारों की रोशनी हो गई छोटे छोटे दीप। तो लहरें जैसे अपने आंचल से, यानी कि लहरें अपने आंचल से, अपने वस्त्र से, अपनी ओढ़नी से, अपनी साड़ी से, अपने वस्त्र रूपी लहरों से उन छोटे छोटे दीप को अपने अंदर छुपा लेती है, ताकि वो जो इधर उधर ना फैल जाए। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, और जो लहरें है ना लुका छुपी करती करती सी नदी के अंदर फिरती सी डोलती हुई सी नजर आ रही है। आगे देखिए यहाँ पर, मल पैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचो में हो ओझल। अब ये जो ऐसा लग रहा है मल पैरती परी सी, अब यहाँ पे जो लहरें है ना मतलब एक पानी के अंदर जो लहरें है ना नायिका का रूप ले चुकी है, एक बहुत ही सुंदर परी का रूप ले चुकी है, कि ये जो सुंदरता है वो परी सी दिखाई दे रही है। कि मल पैरती परी सी, पैरती, कि मल पैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचो में हो ओझल। ठीक है, एक लाइन बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी हट गई है, उसको मैं लिखूंगी यहाँ पर, सामने शुक्र की छवि झलमल। अब आएगा देखिए, कि सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहले कचो में हो ओझल। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है, शुक्र, शुक्र क्या है बच्चों, शुक्र एक तारा है,
अब शुक्र तारा बहुत ज्यादा चमकीला सा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सामने, अब जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत वो थोड़े से सामने से देख रहे हैं और सामने देखकर कह रहे हैं कि सामने शुक्र की छवि झलमल, जो शुक्र तारा है उस शुक्र तारे का जो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर पड़ रहा है वो और भी ज्यादा झिलमिलाता हुआ सा नजर आ रहा है। झलमल का मतलब झिलमिलाता, झिलमिलाता सा नजर आ रहा है। तैरती परी सी जल में कलकल, और जल में कलकल करके, ये मतलब कलकल कलकल करती करती सी जल में ये तैर रही है परी के समान। जो शुक्र तारे की झिलमिलाती हुई देह है वो देह परी की भांति जल में कलकल कर रही है। रूपहले कचो में हो ओझल, कचो का मतलब क्या होता है बच्चों? केश। जैसे रूपहले सुंदर बालों के अंदर जो ओझल हो गया है, छिप गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लहरों के घूंघट से, यहाँ आ जाएगा, लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शनि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब लहरों के घूंघट से, लहरें क्या कर रही है? लहरें कभी कभी तो आंचल का रूप ले रही है, कभी कभी वो घूंघट का रूप ले रही है, कभी कभी वो एकदम अपने आगोश में सब कुछ झेल रही है, और कभी कभी अपने घुंघराले बालों का रूप ले रही है। तो लहरें अब अलग अलग रूप ले रही है, उन रूपों को यहाँ पर कवि बता रहे। तो कवि कह रहे हैं कि लहरों के घूंघट से, कि लहरों के जो घूंघट है उससे झुक झुक कर दशमी का शनि निज निज यानी अपने तिरछे मुख को देख रहा है, अपने तिरछे मुख को, ठीक है, अपने तिरछे मुख को देख रहा है। लहरों से घूंघट से झुक झुक, लहरों का जो घूंघट है, जैसे कोई घूंघट कर लेता है तो ऐसे झुक झुक कर हम तिरछा मुंह करके नहीं देखते, किसी के चेहरे को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो दशमी का शनि है, दशमी का जो शशि, सॉरी दशमी का शशि, शशि का मतलब गया है चांद। दशमी क्या होती है? मतलब आप पूर्णिमा के बाद जो 10 दिन निकलते हैं, यानी कि चांद अगर अमावस्या के बाद भी दशमी का आता है और पूर्णिमा के बाद भी दशमी का आता है। अमावस्या के बाद जो दशमी का आता है वो तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन पूर्णिमा के बाद जो शशि आता, चांद आता है, वो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन अमावस्या के बाद का जो चांद है काफी बड़ा दिखाई देता है। तो उसी चांद की बात की जा रही है कि दशमी का जो चांद है ना वो अपना दशमी का जो चांद है वो अपना तिरछा मुख करके देखने की कोशिश करते हैं। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, मुग्धा सा यानी कि अपने सुंदर मुख को दिखलाता है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे हम इसका प्रसंग संदर्भ हमारा पहले जैसा ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में नौका विहार करने के दौरान गंगा की पूर्व छटा का वर्णन किया गया है। गंगा नदी का वर्णन किया गया, उसकी लहरों का। गंगा में नौका विहार करते हुए कवि पंत जी कहते हैं कि नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती है, जिससे जल में प्रतिबिंब आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आंखों को फाड़ फाड़ कर जैसे नदी के तल में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा में रह रहे उठने वाली चंचल लहरें भी अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपों को छिपाकर प्रतिक्षण लुकती छुपती सी प्रतीत हो रही है। देखिए सुंदरता हमने कि एक तो क्या कर रहे हैं कि जो तारों का समूह है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा नदी के अंदर अपने उन तारों, वो तारे और चांद का जो समूह है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है गंगा नदी के तल में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आंखें खोलकर। दूसरी बात यह है कि गंगा की जो लहरें अब आंचल बन गई है। अब जो आंचल बन गई है वो तारे रपी छोटे छोटे दीपों को अपने आंचल में छिपाकर इधर उधर लुकती छुपती सी हमें दिखाई दे रही है। तीसरी सुंदरता आती है कि वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। किसकी तरह? नायिका या परी की तरह। शुक्र तारे की जो परछाई है ना वो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही है। तो सुंदर कौन होती है भाई? परी या नायिका होती है, वैसी प्रतीत हो रही है। सफेद चमकती हुई जल तरंगों में उस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम सुंदर है कि कवि को चांदी से चमकते हुए सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में प्रतिबिंब दशमी का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार उठता है। कभी तो लहरों में वो चांद छिप गया और कभी कभी वो दिख जाता है। मतलब लहरें जब ऐसे ऐसे हो रही है तो वो चांद नहीं दिखता है, लेकिन जब पानी वापस सीधा हो जाता है तो फिर चांद दिखाई देने लग जाता है। तो दशमी का चांद जो है अपना तिरछा मुख करके लहरों की चंचलता के साथ कभी तो दिख जाता है और कभी छुप जाता है। उसे देख कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो
अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उससे बाहर कर देती है, उससे बाहर कर लेती है। समझ में आई बच्चों? ये पूरा पद्यांश आपको समझ में आया? और नहीं आया तो आपको दोबारा इसको देखना होगा, दोबारा इसको जब सुनोगे आप अच्छी तरह से तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं इसका काव्य सौंदर्य। कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने गंगा जल में पड़ने वाली परछाई के माध्यम से आकाश, तारों तथा चंद्रमा के सौंदर्य पक्ष को उभारने का प्रयास करा है। और इसमें शांत रस है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है और छंद स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब होता है मुक्तक छंद है। ठीक है, अलंकार इसमें उपमा, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश और मानवीकरण है। गुण हमारा माधुर्य आ गया है और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये हमारा था तीसरा पदांश। अब करते हैं हमारा चौथा पदांश। गहराई है। सुमित्रानंदन पद के जो पद सुमित्रानंदन पंत है उनके पदों में काफी गहराई रहस्य है। और क्योंकि ये प्रकृति प्रेमी थे, सुकुमार कवि थे, तो इनके प्रकृति के साथ जो उपमाएं दी गई है ना, जो अलंकार प्रयोग किए गए, वो काफी सशक्त है बच्चों, उनको थोड़ा सा समझना पड़ता है। तो पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। जब पहुंची चपला बीज धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोख, उड़ता हरने निज विरह शोक शोक, छाया को कोकी का विलोक। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ थोड़े से शब्दार्थ। कि चपला, चपला का मतलब क्या है भाई? नौका। कगार का मतलब होता है किनारा, दूरस्थ यानी दूर, और तीर का मतलब भी होता है किनारा, कृश कोमल शरीर, आलिंगन यानी कि बाहें, बाहों में, अधीर यानी बेचैन, अधीर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर व्याकुल हो जाएगा, अति दूर क्षितिज, विटप, विटप यानी वृक्ष, माल यानी माला, भू रेखा सी अराल। अपलक, बिना पलक झपके, नभ नील नयन, नील यानी नीला, नयन यानी नेत्र, माँ के उर हृदय, शिशु सा समीप सा सोया था एक द्वीप, उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप, वह कौन विहग पक्षी क्या विकल कोख चकवा, उड़ता हरने निज विरह अपना विरह, शोक छाया को कोकी चकवी का विलोक देख कर। और भी है क्या इसमें? नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखिए चांदनी जो लहरें हैं वो बता दी है कैसे लहरें उठती बिठती है, और जो चांद तारे हैं वो कैसे नदी के तल में देखना चाहते हैं, कैसे व्याकुल हो रहे हैं, कैसे बेचैन हो रहे हैं, वो सारी चीजें हमने देख ली है। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर नाव अब कहाँ पहुंची है भाई। ठीक है, तो जब पहुंची चपला बीच धार, जब नाव है बीच गंगा की गहराई में पहुंच जाती है, छिप गया चांदनी का कगार, और जो चांदनी है उसके जो किनारे है वो भी जैसे से छिप गए हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर, कृश का मतलब बिल्कुल पतला, कोमल यानी कोमल, आलिंगन करने को अधीर। बच्चों देखिए क्या होता है कि जब नाव होती है ना और जब चलती है, पानी में चलती है, तो जहाँ कम गहराई होती है ना वहाँ थोड़ी सी भारी सी लगती है। ठीक है, जहाँ कम गहराई होती है वहाँ भारी सी लगती है, और जहाँ ज्यादा गहराई होती है मतलब बीच मझधार में आ जाते हैं या बहुत गहरे पानी में आ जाते हैं, तब वो जो नाव है ना बिल्कुल हल्की सी प्रतीत होती है, जैसे उसका कोई वजन है ही नहीं, बहुत हल्कापन लगता है। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब पहुंची चपला बीज धार, कि जब नाव है
बीच धारा में यानी कि नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है, उस समय जो चांदनी है ना, वो जो चांदनी पूरी तरह से बिखरी हुई थी, उसके जो किनारे हैं वो भी समाप्त हो जाते, वो भी छिप जाते, कहीं पे किनारे दिखाई नहीं देते, चारों तरफ बस चांदनी का आवरण ही दिखाई देता है, लेकिन उसके किनारे नहीं दिखाई देते हैं। दो बाहों से दूरस्थ तीर, जो किनारे होते हैं ना, दो बाहें होती है, उन दो बाहों से जो किनारा है ना वो बहुत दूर है, और दूर होने के कारण वो जो किनारा वो कैसा लग रहा है, पतला और कोमल, जैसे कोई शरीर कैसा पतला कोमल होता है, हल्का लगता है, वैसे ही जो नाव है ना, नाव का जो आवरण था या गंगा नदी का जो आवरण था वो दो किनारों से दूर था, लेकिन कैसा लग रहा था, जैसे पतला और बहुत मतलब पतला शरीर और कोमल शरीर लग रहा था। आलिंगन करने को अधीर, जैसे सब कुछ अपनी बाहों में समेटने को व्याकुल हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अति दूर क्षितिज पर विटप, अब अति दूर यानी कि बहुत दूर है, क्षितिज पर विटप माल लगती भू रेखा सी अराल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो गंगा नदी का किनारा है, अब इस किनारे के यहाँ पर है ना पेड़ लगे हुए, बहुत सारे पेड़, तो क्या बोल रहे हैं कि अति दूर और बहुत दूर, गंगा नदी के बहुत दूर, क्योंकि कवि अपनी नाव को लेकर गंगा नदी के बीच में आ चुके हैं। अब जो किनारा है ना बहुत दूर नजर आ रहा है, और बहुत दूर किनारे पर पेड़ों की माला लगी हुई है, पेड़ों की पंक्ति लगी हुई है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। वो जो पेड़ है ना, भू रेखा सी अराल, ऐसा लग रहा है कि धरती की रेखा जैसे अराल, मतलब बिल्कुल ऐसी छाई हुई सी नजर आ रही है। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक जैसे वे जो पेड़ है वो बिना टकटकी झपकाए, बिना पलक झपकाए, अपलक एक टकटकी से इस नदी को, मतलब इस भूमि को देख रहे हैं, ठीक है, नील अपने नयन नीले नेत्रों से वो उसको देख रहे हैं। माँ के उर पर शिशु सा, अब यहाँ तक तो आ गया उसकी सुंदरता का। अब क्या हुआ है कि गंगा नदी के बीच में एक छोटा सा टापू है, ठीक है, उस टापू के बारे में बताया है। वो टापू कैसा लग रहा है कि गंगा नदी पूरी माँ है, और माँ कैसे अपने शिशु को अपनी गोद में भरकर रखती है, ऐसा ही यहाँ पर बताया कि माँ के उर पर शिशु सा, माँ के हृदय पर शिशु सा, समीप पास में सोया धारा में एक द्वीप। गंगा नदी की धारा के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ के हृदय के ऊपर, वो माँ के पास में, हृदय के पास में सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और उस लहरेदार जो प्रवाह है उसको बहुत ज्यादा सुशोभित कर रहा है। वह कौन विहग क्या विकल कोक, अब क्या हो रहा है भाई, ऊपर से, अब गंगा नदी के ऊपर से कोई चकवा नाम का पक्षी है जो अपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए हमेशा विरह वेदना में जलता रहता है। तो चकवा नाम का जो पक्षी है वो ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है, कि वह कौन विहग क्या विकल कोक, क्या उसको जो उसके अंदर व्याकुलता है उस व्याकुलता को लेकर उड़ता हरने निज विरह, अपने विरह वेदना को दूर करने के लिए चकवी नामक पक्षी को ढूंढने के लिए चलता है। शोक, वो दुखी है, विरह शोक, अपने दुख को दूर करने के लिए। छाया को कोकी का विलोक, समझ रहा है, वो क्या समझ रहा है, अपनी उसकी खुद की छाया जो पानी में पड़ रही है ना, उसको सोच रहा है कि वो क्या है भाई, कोकी है, यानी कि चकवी है, यानी कि उसकी प्रियतमा मिल चुकी है, और अगर वो पानी वहां पर आ गया, ठीक है, और उसने सोचा कि गंगा नदी में ही मेरी को मतलब मेरी चकवी है, तो वो गंगा नदी में कहीं अपने प्राण न त्याग दे। तो यहाँ पर जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत थोड़े से व्याकुल भी है, थोड़े से बेचैन भी है, थोड़े से दुखी भी हो रहे हैं, साथ में गंगा नदी और आसमान की जो सुंदरता, उस सुंदरता से काफी प्रसन्न भी हो रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्रसंग कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार करते हुए दोनों तटों के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्रण अंकित किया है। कवि की नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो रेत है ना वो बहुत साफ दिखाई देती है। कवि को दर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, कहां से, गंगा मतलब बीच मझधार से जो दिखते किनारे वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते। खुद को लग रहा है कि जो गंगा नदी की जो धारा है, मतलब दूर से जो किनारे है ना बहुत पतले पतले से नजर आ रहे हैं। हम जब पास में रहते हैं तो चीजें बड़ी नजर आती है, जैसे दूर चले जाते हैं तो वो चीजें क्या होती है, छोटी नजर आती है। जब कवि गंगा नदी के बीच में पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किनारे अब छोटे हो गए हैं, तो किनारे उनको बिल्कुल ही पास नजर आने लग जाते हैं।
वे सोच रहे हैं कि गंगा रूपी जो नायिका है उसके पतले शरीर को मैं आलिंगन में ले लूं, अपने बाहों में ले लूं, जिसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला रखी है। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को, क्षितिज क्या होता है बच्चों, जहां से सूर्य या तो छिपता है या उगता है। हम देखते हैं ना, हम इस धरती के किनारे को इसको बोल सकते हैं धरती का किनारा, धरती का किनारा या छोर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्षितिज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, क्षितिज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। कतारबद्ध वृक्षों को देखकर लग रहा है मानो वो नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एक टक निहार रहे हैं। कवि आगे कहते हैं कि वहां पास ही एक द्वीप है जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ देता है। विपरीत दिशा में कैसे, लहरें ऐसे जाती है, द्वीप से टकरा कर वापस आ जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर टकरा कर वापस आ जाती है। उसको बोलते हैं कि जो जिस दिशा में जा रहा है टकरा कर उसको वापस उसी उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में भेज देता है, ठीक है, मोड़ रहा है। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख कवि को ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी माता की छाती से लगकर सो रहा हो। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही परछाई को चकवी समझ ले और उसे पाने की चाह लिए विरह वेदना को मिटाने के हेतु व्याकुल हो आकाश में उड़ता जा रहा है। ठीक है, कहीं वो वही तो नहीं है जो अपना मतलब उस अपनी ही छाया को देखकर चकवी समझ रहा है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी सूक्ष्म कल्पनाओं द्वारा द्वीप एवं पक्षी का वर्णन, गंगा के सौंदर्य को अति रंजित करने का प्रयास किया है और रस श्रृंगार है। भाषा संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक, उपमान, मानवीकरण और भ्रांतिमान। गुण हमारा माधुर्य आ गया है और शब्द शक्ति हमारी लक्षणा आ गई है। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम में आप उसको ऐसे फॉर्म में लिखना, पूरा नहीं आता है तो 3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, ऐसे कर लेना। ठीक है, अब आता है यहां पर देखिए बच्चों 5वां पद्यांश, फिर एक और बचेगा तो इसको शुरू करते कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडो के चल करतल पसार, भरभर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं से खींच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, 100 शशि 100 उडू झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रभा, लग्गी से ले ले सहज था, हम बड़े घाट को स उत्साह। अब भाई क्या हुआ, बीच में पहुंच गए। अब क्या होता है, कोई भी नौका विहार करता है, कहीं भी आप वोटिंग करने जाओगे तो भाई बीच में पहुंचने के बाद वापस किनारे पर लौटोगे तो सही ना। तो कवि जो है वो भी बस किनारे पे पहुंच गए और बीच मैदान में पहुंच गए, वहां का उन्होंने सुख प्राप्त जो भी करना था, जो भी आनंद अनुभव करना था वो कर लिया। अब भाई वापस अपने गंतव्य स्थान पर अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, घर लौटने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, जो पतवार है उसको घुमाना पड़ेगा। जैसे वो गए थे पतवार को घुमाते घुमाते, वैसे पतवार को घुमाते घुमाते उनको फिर से लौटना पड़ेगा। तो पतवार को घुमा रहे हैं और पतवार को घुमाते 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 बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे पानी को पीछे कर रहे हैं ना, तो पानी में झाग उत्पन्न हो रहा है। अब कंटिन्यू करते जाते हैं ना, तो पानी के अंदर क्या होता है, बुलबुले, और बुलबुले जब लगातार बनने लग जाते हैं तो वो क्या उत्पन्न कर देते हैं, एक झाग बना देते हैं, झाग। ठीक है, हम जब पानी के अंदर कोई डिटर्जेंट डालते हैं, यानी कि कोई वॉशिंग सोडा डालते हैं और हम ऐसे 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 अगर उसको स्थायी रख देंगे तब तो कोई झाग वाग नहीं बनेंगे, लेकिन हम बार बार ऐसे 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 हिलाएंगे ना उसको, तो उससे क्या होगा, झाग बनेंगे, बुलबुले बनेंगे, और बहुत सारे बुलबुलों का जो कलेक्शन होता है ना, उसे क्या बोला जाता है, झाग बोला जाता है। तो उसी तरह का जो झाग है वो बन रहा है, और झाग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या सुंदरता है, वो यहाँ बताइए, उसको देखते हैं हम लोग। पतवार घुमा अब प्रतनु भार, अब भाई पतवार को घुमाकर अब जो उल्टा भार लिया जा रहा है। ठीक है, नौका घूमी विपरीत धार, विपरीत का मतलब उल्टी। अब जो नाव है ना वो उल्टी दिशा में अब बह रही है, पहले तो चल गई थी अपने गंतव्य स्थान पर, अब उल्टी दिशा में बह रही है। डांडों के, अब जो पतवार है ना वो क्या होती है, डांडे होते हैं, 2 ऐसे ऐसे मोटे मोटे इस तरह के होते हैं बच्चों, ऐसे इस तरह के होते हैं, है ना। यहाँ तो पतले होते हैं, यहाँ से जाके चौड़े हो जाते हैं, जिससे पानी को ऐसे फेरा जाता है। कि चल करतल पसार, करतल यानी कि हथेली को, करतल यानी हथेली को जैसे फैलाकर, पसार यानी फैलाकर, डांडों के चल, करतल यानी हथेली, भरभर मुक्ता फल फेन इस पार,
मुक्ता फल का मतलब होता है मोती रूपी फल, मोती रूपी फल। फेन स्फार, फेन यानी कि झाग। बिखराती जल में तार हार। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब नाव उल्टी दिशा में घूमी तो डांडों के चलने से जो लहरें हैं, लहरों के हाथों में, लहरों ने जैसे हाथे फैला रखे हैं, बहुत सारे हाथ फैल रखे हैं और उसमें मोती रूपी फल को ले लिया है। जो झाग बने हैं ना, वैसा प्रतीत हो रहा है जैसे मोती रूपी फलों को हाथ में ले लिया है। और बिखराती जल में तार हार, जैसे जल के अंदर तारे रूपी जो हार है वो चारों तरफ बिखेरती हुई सी नजर आ रही है, सुशोभित लग रही है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल। और जो किरणें हैं ना, किरणें वो कैसी लग रही है, चांदी के सांप की तरह। जैसे सांप होते हैं ना, ऐसे 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 प्रतीत होते हैं, वैसे वो चांदी के सांप की तरह से रलमल यानी कि नाचती, रेंगती हुई। रलमल का मतलब होता है रेंगती हुई, रेंगती हुई नाचती हुई सी रश्मियां लग रही है। रेखाओं से खींच तरल सरल। और जो रेखाएं है वो मतलब तरल रूप में आ गई है। जो रेखा कैसी होती है भाई, ऐसी होती है, लेकिन अब रेखाएं कैसी नजर आने लगी, इस तरह से तरल नजर आने लगी है। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ शशि। अब ये जो लहरों रूपी जो लतिकाएं है उनके अंदर खिलकर ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे, ठीक है, सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों तारे झिलमिलाते हुए फैले फूले जल में फेनिल, इस झाग भरे जल के अंदर फैले हुए से फूले हुए से नजर आ रहे हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह, उथला का मतलब क्या होता है, कम गहरा, कम गहरा, ठीक है। फेनिल यानी झाग, शशि यानी चांद। लग्गी से ले ले सहज था, लग्गी से जैसे आराम से हम उसको देख रहे हैं। हम बड़े घाट को स उत्साह, उत्साह के साथ में, उत्साह के साथ में हम घाट की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं इसका प्रसंग। के प्रस्तुत पदांश के माध्यम से कवि ने नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंब रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया है कि बीच धारा में पहुंचने पर अथाह जल होने के कारण नाव के भार में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। नाव कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। इसी आधार पर पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब मैंने पतवारों को घुमाकर नाव की धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। यहाँ आ जाएगा, नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया, ठीक है। जब उनको लगा कि अब नाव हल्की हो गई है, बीच में आ गई है, मतलब हल्की हो गई है, इससे ज्यादा गहराई नहीं है, यहाँ मैं पूरे गहरे अथाह सागर में आ चुका हूँ, तब कवि ने क्या करा कि अपनी नाव को विपरीत दिशा में, मतलब उल्टी दिशा में मोड़ दिया ताकि वो फिर से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। पतवारों के चलने से जल में काफी मात्रा में झाग उत्पन्न हो रहा था। पतवार चल रही थी, जैसे जैसे पतवार चलेगी वैसे वैसे पानी हिलेगा, हिलने से क्या होता है, झाग उत्पन्न हो रहा था। इस दृश्य को देख कवि को ऐसा आभास होता था जैसे पतवार अपनी हथेली पर फैलाकर उनमें झाग रूपी मोती को भर भर कर, तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर जल में बिखेर रहे हैं। पतवार स्वयं झाग उत्पन्न कर रहे, मोती बना रहे अपने हाथों से, और जो तारे दिखाई दे रहे हैं ना, उससे तारों की जो माला है वो तोड़ तोड़कर और बिखेर रहे हैं, चारों तरफ बिखेर रहे हैं, सुंदरता बिखेर रहे हैं। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई सी प्रतीत हो रही है। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई सी दिख रही है जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची हुई हो। अब वही लहरें जब बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि जाया जा रहा है, वापस लौटा जा रहा है, तो उल्टी दिशा में जब लौटा जाता है तो लहरों को हम विपरीत दिशा में, एक लहरें इधर आ रही है, एक लहरें इधर आ रही है, दोनों टकराएगी तो क्या होगा बच्चों, झाग उत्पन्न होंगे, बुलबुले होंगे। उस बुलबुलों से, और जो लहरें ज्यादा विपरीत हो रही है तो चंद्रमा के जो तारे हैं, सॉरी आसमान के जो तारे हैं, वो तारे भी कैसे प्रतीत हो रहे हैं, नाचते से प्रतीत हो रहे हैं। जो चंद्रमा की चांदनी है ना, वो भी नाचती हुई सी लग रही है, स्थिर नहीं लग रही है, ऐसे डोलती 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 ऐसा लग रहा है सब नृत्य कर रहे हैं। एक साथ उठती बहुत लहरें, एक ही चंद्रमा, 100 चंद्रमा
एक साथ तारा 100 तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। मतलब एक साथ जब लहरें उठ रही है ना, तो एक चांद नहीं 100 चांद हो गए हैं, और एक तारे नहीं 100 तारे, एक एक तारा 100 तारों के बराबर हो गया है। उन्हें देखकर आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही है। किनारों की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि अब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाव पक्ष में आ जाएगा, कवि ने जल में उठने वाली प्रत्येक लहर में प्रतिबिंब चांद और तार का रूप की अभिव्यक्ति, चांद और तारे के रूप अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक और सौंदर्य शैली में की है। रस शांत है, भाषा संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार आ जाएंगे हमारे, अंत्यानुप्रास, रूपक, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, मानवीकरण। गुण प्रसाद है हमारा, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा दोनों है। ठीक है, पहले पढ़ लेते इसको, छठे पैराग्राफ को, लास्ट है, नौका विहार का लास्ट है बच्चों। और कल हमको परिवर्तन करनी पड़ेगी पूरी, जैसे तैसे करके स्पीड में करनी पड़ेगी इसको भी, कि जो जो लगती है नाव पार उड़ के अलौकिक शत विचार। उड़ यानी हृदय, आलोकित प्रकाशित, शत यानी सैकड़ों, विचार यानी विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, जिस प्रकार से धारा है उसी तरह से संसार चलता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला आविकास, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास। रजत यानी कि चांदनी रूपी हंसी, चांदनी रूपी हंसी। ठीक है, उद्गम, जीवन का उद्गम यानी कि जन्म, ये शाश्वत है। ये जो गति है वो भी शाश्वत है। संगम यानी कि मिलन है, ये भी शाश्वत है। नभ का नीला विकास यानी कि आसमान का जो नीला विकास है वो भी शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। शाश्वत का मतलब होता है, शाश्वत का अर्थ बता देती हूं मैं, शाश्वत कभी न समाप्त होने वाला, ठीक है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, लघु लहरें, छोटी छोटी लहरें जो खेल कर रही है ना, वो खेल भी शाश्वत है जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। ये जीवन रूपी नौका विहार है ना, जीवन रूपी नाव में बैठकर और फिर विहार करना, विचरण करना है, और जीवन के सुख दुख को झेलना है। जीवन में जितनी भी अच्छी बातें आती है या कोई भी दुख आता है, सुख आता है, उसको सहर्ष स्वीकार करना, ये भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमृतत्व दान। तो बच्चों कवि कह रहे हैं कि जो जो लगती है नाव पार, जैसे जैसे नाव है ना पार की तरफ जा रही है, यानी कि किनारे की तरफ जा रही है, पानी को पार कर चुकी है, उड़ के आलोकित शत विचार, मेरे हृदय के सैकड़ों विचार प्रकाशित हो चुके हैं। क्योंकि जब कवि नौका विहार करके वापस लौटे थे, तो जैसे ही किनारे पर आए थे, सब कुछ पार करके आ गए थे, तो उस पार करने के बाद में जो अनुभव लिया उन्होंने प्रकृति और जल का, यानी कि प्रकृति और अपने जीवन को जोड़कर जो अनुभव प्राप्त किया, उन अनुभव से उन्होंने सैकड़ों विचार प्रकाशित हो चुके थे उनके हृदय के अंदर। उन विचारों को वो यहाँ पर बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से विचार थे, उनमें से कुछ जो विचार थे वो यहाँ बता रहे हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, जिस प्रकार से नदी की धारा है उसी प्रकार से हमारा जीवन भी होता है, ऐसे ही सनातन चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, कि ये जीवन जो है जन्म लेता है और मरता है, फिर जन्म लेता है फिर मरता है। लहरें एक उठती है गिरती है, फिर लहरें उठती है और गिरती है, फिर उठती है फिर गिरती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी ऐसा ही है, जन्म लेना और मरना है, फिर जन्म लेना और मरना, ये शाश्वत है। ये जो सत्य है कैसा है, हमेशा चलने वाला है, सदा रहने वाला है। शाश्वत गति, ये जो संसार की गति है ना, कि पानी लहरें सदा चलता रहता है, पानी सदा चलायमान है, वैसे ही जो जीवन है या संसार की जो गति है वो भी सदैव चलायमान है। शाश्वत संगम, और जो मिलन है, नदियों का मिलन समुद्र से होता है, वैसे ही मिलन जो है वो शाश्वत है, हमेशा मिलन भी होना है। ठीक है। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये जो नीला आसमान है
ये अगर विकसित होता जा रहा है तो ये भी शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, ये जो चंद्रमा की चांदनी, ये जो चांदनी हंसी है, ये भी शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी जो हमेशा रहने वाली है, ये हमेशा रहेगी। शाश्वत लघु लहरों का विकास, जो लहरों का विलास है, लहरें जो मतलब अपना रंग, या लहरें जो अपनी अटखेलियां है, जो लहरें जो अपना खेल है वो जो कर रही है, जो मौज मस्ती कह रही है, विलास का मतलब हो जाएगा मौज मस्ती। मौज मस्ती, लहरों की जो मौज मस्ती है वो भी शाश्वत है। लहरें सदैव मौज मस्ती ही करेगी, लहरें शांत नहीं रहेगी। है जगजीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। अब यहाँ पर प्रभु को, ईश्वर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे जगजीवन के कर्णधार, इस जीवन को चलाने वाले, और चिर जन्म मरण के आर पार, ये जो हमेशा सदैव जन्म मरण के आर पार जो है, उस शाश्वत, उस सत्य के बारे में, शाश्वत जीवन नौका विहार के, जो जीवन रूपी नौका विहार है वो हमेशा चलने वाला है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपना अस्तित्व और अपना ज्ञान जो है ना, सब कुछ भूल गया इस दृश्य से, इस अनुभव से। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, कि ये जो प्रमाण है, सबूत है, जीवन का प्रमाण है और हमेशा रहने वाला है, कि ये जो जीवन रूपी नौका है ये चलती रहेगी, और इसे चलाने वाले उस गहराई तक जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे, वहां से हजारों करोड़ों अनुभव लेकर आएंगे अपने साथ। करता मुझको अमृतत्व ज्ञान, अमृतत्व दान। ये जीवन का जो शाश्वत प्रमाण है ना, कि जीवन रूपी जो नौका है वो चलती रहेगी, और ये जो मैं अपना अस्तित्व भूल गया था, अब इसने मुझे अमरत्व का दान दिया है कि अमर कैसे होना है, क्या करना है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका, यहाँ पर हो जाएगा नौका, ठीक है, जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जल धारा के समान ही है। जिस प्रकार धारा निरंतर बढ़ती चली आ रही है, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे वाला जल ले लेता है ना। जैसे एक लहर चली गई तो दूसरी लहर उसकी जगह आई, फिर वो लहर भी चली गई तो उसके पीछे वाली लहर आई। ऐसे ही होता है कि अगर एक व्यक्ति है, उसका जन्म है, उसका अगर वो मृत्यु प्राप्त हो चुकी है उसकी, तो उसका स्थान दूसरा व्यक्ति लेगा, मतलब दूसरे व्यक्ति का जन्म होगा। तो जन्म मरण का जो क्रम है वो हमेशा चलता रहेगा। उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम धारा की तरह कभी न टूटने वाला क्रम है। कवि पंत कहते हैं कि आकाश का यह विस्तार है ना, ये भी शाश्वत है, यानी कि सदा रहने वाला है। चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिर स्थायी है। लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना रहेगा। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। उस ईश्वर के बारे में बताया गया है। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है, और कवि कहते हैं कि चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूल गया। जीवन की शाश्वतता का जल धारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमरत्व प्रदान करता है, मुझे सोचने में मजबूर करता है कि अगर आप एक जन्म से चले गए हो तो आपका दूसरा जन्म होगा। मतलब ये जो जीवन है ना, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आपके जीवन, आपके खत्म होने मात्र से जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रमाण है कि एक लहर के बाद में दूसरी लहर आ जाती है, एक सुंदरता के बाद में दूसरी सुंदरता आ जाती है। जो संसार है वो गतिमान है, यानी ईश्वर अपने कर्मों के आधार पर जो भी है जीवन को सदा चलायमान है। एक व्यक्ति के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं होता है। तो ये यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत हो चुका है। सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि मुझे अब जीवन का प्रमाण मिल चुका है, कि मुझे अमरत्व दान प्राप्त हो चुका है, मुझे अमरता का ज्ञान हो चुका है कि जीवन शाश्वत है। किसी शरीर मर जाता है लेकिन फिर से जीवन होगा। तो एक व्यक्ति एक के चले जाने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जन्म भी चिर स्थायी है और मृत्यु भी चिर स्थायी। तो दोनों प्रमाणों को कवि ने यहाँ महसूस कर लिया है। करते हैं हम हमारे यहाँ पर काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आ जाएगा भाव पक्ष। नौका विहार के सौंदर्य चित्रण के क्रम में कवि ने जीवन की शाश्वतता पर विचार किया है, और रस शांत है, भाषा वही है। ये पूरा ऐसा का ऐसा आएगा। खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, छंद स्वच्छंद, अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्यानुप्रास, उपमा, अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, गुण प्रसाद आ गया है, शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षण आ गई है। तो यहाँ हम अब एंड करते हैं। तो ठीक है बच्चों,
अब आज की हमने कविता पूरी कर ली है, कल हम परिवर्तन नामक जो कविता वो शुरू करेंगे और कल की कल मैं कोशिश करूंगी कल का कल उसको खत्म करूं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल। ओके।